प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ विद अभिषेक दुबे में आप सभी का स्वागत है। एसएससी की जो आए हुए क्वेश्चन की सीरीज है उसमें हम लोग अगली सीरीज पढ़ रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। एक साथ काम करते हुए A, B और C एक काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि A, B और C की दक्षता 5:6:9 के अनुपात में है तो B अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। 19 फरवरी 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए बेटा, दक्षता का मतलब होता है क्षमता। दक्षता का मतलब होता है क्षमता। क्षमता मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। A, B और C एक दिन में कितना काम करते हैं, टोटल कुल मिलाकर काम कितना करते हैं। A, B और C कुल मिलाकर कितना काम करते हैं, जोड़ते हैं 9, 6, 15, 5, 20। क्षमता मतलब एक दिन में किया गया कार्य, मतलब कि A, B और C तीनों मिलकर एक दिन में 19, 6, 15, 9, 6, 15, 5, 20 काम करते हैं। एक दिन में 20 काम, तो 36 दिन में कितना काम हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर कुल कार्य बराबर क्षमता गुणित्ते दिन। क्षमता A, B, C की कितनी है, 9, 6, 15, 5, 20। दिन कितना लगा, 36 दिन। अगर कुल कार्य की बात की जाए 36 दूनी 72, 720, ये बेटा कुल कार्य आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक दिन में 9, 6, 15, 5, 20 काम, एक दिन में 20 काम, तो 36 दिन में 720 काम। अब आपसे कह रहा है कि B अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो निकालेंगे B का दिन। दिन बराबर कुल कार्य बटा क्षमता। दिन बराबर कुल कार्य बटा क्षमता। कुल कार्य कितना आ गया, 720। क्षमता B की, जिसका क्षमता पूछेगा उसका क्षमता में लिखना है। क्षमता किसकी, B का क्षमता कितना है, 6। 6 से काटेंगे 12 बार में कट जाएगा 120। B इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, तो 20 काम को 120 दिन में समाप्त कर लेगा। कैसे किए समझिए बेटा, ध्यान से समझिएगा। क्षमता का मतलब होता है कि एक दिन में किया गया कार्य। जो काम हम एक दिन में करते हैं उसे बोलते हैं क्षमता। तो A, B, C का एक दिन का काम कितना है, 9, 6, 15, 5, 20। एक दिन में 20 काम, तो 36 दिन में कहेंगे सर 36 गुणित्ते 20, 720 कार्य। तो B का दिन बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य 720। क्षमता B की कितनी है मेरे भाई, देख लीजिए 6 है, भाग दे दिए 120 दिन। तो बेटा ये प्रश्न का उत्तर गया 120 दिन। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2। A, B और C क्रमशः 12, 15 और 30 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें राशि वितरित की जानी है। एक बार बेटा ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग राशि वितरित करते हैं तो वो क्षमता के आधार पर करते हैं। जिसकी क्षमता जितनी अधिक उसको राशि उतनी अधिक। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर हम राशि को वितरित करेंगे तो क्षमता के आधार पर करेंगे। जैसे देखिएगा A 12 दिन, B 15 दिन, C 30 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं। 20, 15, 30 का लसा ले लीजिए 60, और ये क्या आ जाएगा, कुल कार्य। यहां हमें निकालनी है क्षमता, और क्षमता बराबर होता है कुल कार्य बटे दिन। या मैंने आपको अभी बताया कि क्षमता मतलब एक दिन में किया गया कार्य।
तो बेटा 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में 5 काम, 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4 काम, 30 दिन में 60 काम तो एक दिन में 2 काम। तो बेटा आपसे कह रहा है कि A, B, C वह राशि, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें राशि वितरित की जानी है। मतलब कि राशि हमें किस में वितरित करना है? क्षमता में। तो क्षमता क्या आ गई? 5:4:2। 5:4:2 ऑप्शन नंबर 1। देखिए बेटा कैसे किए हैं। इस हल करने का तरीका ये है, राशि में किस में वितरित की है? क्षमता में। जिसकी क्षमता अधिक उसकी राशि अधिक, जिसकी क्षमता कम उसकी राशि कम। तो यहाँ देखिएगा A 12 दिन, B 15 दिन, C 30 दिन में क्षमता कितनी आ गई? 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 30 दूनी 60। तो क्षमता कितनी आ गई? 5:4:2। 5:4:2। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। A और B को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, A को अकेले हुआ काम करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और B को अकेले हुआ काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। देखिए बेटा यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर A + B। A और B को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, A और B को काम करने में कितना समय लगता है ये तो पता नहीं, तो मैंने मारा मेरे भाई ये x दिन लगता है। A को अकेले हुआ काम करने में 4 दिन अधिक लगेगा। A और B को जितना समय लगता है, अकेले अगर A काम करता है तो उससे 4 दिन अधिक लगेगा। मतलब इसको लगेगा x + 4 दिन, x + 4 दिन। और B को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। A और B को जितना समय लगता है उससे 16 दिन अधिक समय मेरे भाई B को लगेगा। अगर अब हम इस सवाल को अगर बेसिक करते हैं मेरे भाई, तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। देखिए हल करने का तरीका, पूरा काम x + 4 दिन में तो एक दिन का काम A का 1/x + 4, पूरा काम B का x + 16 दिन में तो एक दिन का काम 1/x + 16। दोनों को जोड़ देंगे तो A + B का पूरा काम आ जाएगा 1/x। इसको कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे, एक बोर्ड का सवाल बनेगा ये। इसको कॉमन लेंगे, काटेंगे, फिर द्विघात समीकरण बनेगा, फिर द्विघात समीकरण को हल करेंगे तब उत्तर आएगा। अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आया तो इसको हल हमको एग्जाम में कैसे करना है ये समझिए। इसमें आपको निकालना है कि क्या करा कि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे A + B का दिन। यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग, रूट में x गुणित्ते y। x की वैल्यू रखिएगा 4, y की वैल्यू रखिएगा 16। तो 16 चौका 64 का वर्गमूल कितना आया? 8 दिन। कितना आया मेरे भाई? 8 दिन। देखिए अगर इस सवाल को हम बेसिक करते हैं तो भाई ये क्या करा, A और B जितना समय लेते हैं उससे 4 दिन अधिक A लेता है, A और B जितना समय लेते हैं उससे 16 दिन अधिक B लेता है। तो मतलब एक x + 4 दिन में, B x + 16 दिन में करते हैं। तो A का एक दिन का काम 1/x + 4, B का एक दिन का काम 1/x + 16 और A + B का एक दिन का काम 1/x। इसको आप हल कर ही लेंगे मेरे भाई, ये एक बोर्ड का सवाल जाएगा। इसको तो आप एग्जाम में हल करेंगे नहीं, तो आपको एग्जाम में हल करने के लिए तरीका ये ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा प्रश्न बना तो ये ध्यान रखिएगा, रूट में x गुणित्ते y, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 16, 16 चौका 64 का वर्गमूल 8। इसका मतलब हुआ कि A + B कितने दिन में करेंगे। अगर पूछेगा A + B कितने दिन में करेंगे तो आप कहेंगे सर 8 दिन में। ये कहेगा कि A कितने दिन में करेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? देखिए 8, ये वाली x की वैल्यू 8 आई ना, तो यहाँ लिखेंगे 8 + 4 कितना हुआ भाई? 8 + 4 मतलब 12 दिन। और अगर यही पूछेगा कि B कितने दिन में करेगा तो x की वैल्यू कितनी है? 8 और 16 कितना हो गया मेरे भाई? 24 दिन। बेहतरीन तरीका है, चाहे A भी पूछे निकल जाएगा,
बी पूछे निकल जाएगा, ए पूछे निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये तरीका बेस्ट तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है। कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी? ध्यान समझिएगा, 3 वर्ष में पाँच गुना, कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी? समझिएगा, 125 गुना। हमें 125 को ऐसा तोड़ना है जिसका आधार 5 ही रहे। तो 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कहेंगे सर 5 पे घात 3 लिख सकते हैं। 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 पे घात 3 लिख सकते हैं। 125 को मेरे भाई 5 पे घात 3 लिख सकते हैं। तो यही 3 का गुणा इस 3 वर्ष में करना है। 3 तरीका 9 वर्ष। कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी? 9 वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? अब आगे समझो मेरे भाई, 3 वर्षों में 5 गुना, कितने वर्षों में 125 गुना? 125 का मतलब 5 पे घात 3, इस 3 का गुणा 3 के, 3 तरीका 9, 9 वर्ष में। अगर इसी सवाल को, इसी में एक सवाल हमको और भी बता देते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, सवाल को चेंज करते हैं। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाती है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया जाए तो कितने वर्षों में स्वयं का यहाँ कर देते हैं 16 गुना हो जाएगी। ये प्रश्न है, देखिए कैसे करेंगे हम लोग, तुरंत देख लीजिए मेरे भाई। ध्यान से देखिएगा कैसे हो जाएगा। यहाँ पर सेम सवाल फिर बन गया। 3 वर्ष में 2 गुना, 3 वर्षों में 2 गुना, कितने वर्षों में स्वयं का 16 गुना? 16 गुना का मतलब हुआ, 16 गुना का मतलब हुआ 2 पे घात 4 लिख सकते हैं ना मेरे भाई। 16 का मतलब 2 पे घात 4। इस 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिहाई 12 वर्ष। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो इसको हल करने का बेस्ट तरीका ये है कि 3 वर्ष में 2 गुना, कितने वर्ष में 16 गुना? 16 का मतलब 2 पे घात 4, 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 तिहाई 12 वर्ष में मेरे भाई ये क्या हो जाएगा आपका? 12 वर्ष में हो जाएगा 16 गुना। इसका ऑप्शन चला जाएगा डी। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5। एक कमरे की लंबाई को चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 16 मीटर, 12 मीटर तथा 15 मीटर है। उस कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? इतना समझिएगा कि अगर आपको कमरे में सबसे लंबा छड़ रखना है तो उसको अगर आप लंबाई के हिसाब से रखेंगे तो लंबी छड़ तो होगी कि सबसे लंबी नहीं होगी। अगर आपको कमरे में सबसे लंबी छड़ रखनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको विकर्णता रखना है। इस तरह से जिस कमरे में है उस कमरे में सबसे लंबी छड़ आने का मतलब ये हुआ कि वो छड़ को आप विकर्णता रखेंगे उस कोने से लेकर इस कोने तक। अगर प्रश्न में कभी भी आपसे कहे कि रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी या कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी बांस की लंबाई क्या होगी, तो इसका मतलब हुआ कि आपको निकालना है विकर्ण। और विकर्ण निकालने का मतलब ये हुआ लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग। इसका मतलब ये हुआ कि कमरा घनाभाकार है। ठीक है बेटा, तो घनाभ का विकर्ण यहाँ कह रहा है छड़ की लंबाई, तो आप यहाँ लिखेंगे छड़ की
लंबाई का मतलब हुआ घनाभ का विकर्ण। कभी भी कमरे में लंबी से लंबी छड़ रखनी है, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, तो इसका मतलब कमरा घनाभ की आकृति का है। और घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है मेरे भाई L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। L की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 का स्क्वायर। B की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर। H की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 256, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225। 6 4 10 5 15 की 5 हासिल लग गया 1, 5 5 10 2 12 की 2 हासिल लग गया 1, 2 2 4 और 2 6। 625 का वर्गमूल कितना आ जाएगा मेरे भाई 25। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि सबसे लंबी रखे जाने वाली छड़ की लंबाई कितनी होगी 25 मीटर। ये ध्यान रखिएगा, कमरा में अगर आपको सबसे लंबी छड़ रखनी है, सबसे लंबी बांस रखनी है, इसका मतलब की है कि आपको निकालना पड़ेगा कमरे का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इक्कीस मीटर लंबी 12 मीटर ऊंची और 36 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट का माप 28 सेमी गुणित 18 सेमी गुणित 6 सेमी है। इसमें ईंटों की संख्या पूछ रहा है। ईंटों की आवश्यकता होगी मतलब ईंटों की संख्या। दीवार बनाने के लिए ईंटों की संख्या, अगर मेरे भाई कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको पता करना है कि किसी दीवार में कितनी ईंट लगानी है तो आज हम आपको वो तरीका बताएंगे कि आप किसी भी मिस्त्री से पूछेंगे नहीं कि कितनी ईंट की ज़रूरत होगी। आप दीवार में ईंटों की संख्या खुद निकाल लेंगे। आपको करना क्या है, दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालनी है। दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालने का मतलब हुआ कि दीवार का आयतन। आपको दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन से भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ईंटों की संख्या कितनी आएगी। समझिए बेटा हम क्या कर रहे हैं, ईंटों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है या मतलब ये होता है कि ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। बस अगर आपको कभी भी आपको कभी भी ईंटों की संख्या निकालनी है तो बेटा आप दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन से भाग दे देंगे, आपको उत्तर आ जाएगा। बस देखिए दीवार का आयतन, दीवार कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा है, मतलब दीवार का आकृति, दीवार कैसी है घनाभाकार। और ईंटा भी तो घनाभाकार होता है, लंबा होता है, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो दीवार का आयतन बराबर, दीवार का आयतन कितना है मेरे भाई 21, लंबाई, ऊंचाई कितनी है 12 मीटर। ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई, यहां देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 21 मीटर, ये मीटर में, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो हम सबको सेंटीमीटर ही में ही बदल लेते हैं। 21 मीटर का क्या हुआ 2100 सेंटीमीटर लंबाई गुणित ऊंचाई कितनी है मीटर में, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर बराबर 1200 सेंटीमीटर। ये दोनों मीटर को मैंने सेंटीमीटर में बदल दिया। और दीवार की मोटाई कितनी है 36 सेंटीमीटर दी गई है। ये दीवार का आयतन आ गया। अब दीवार के आयतन में आपको एक ईंट के आयतन से भाग देना है। प्रत्येक ईंट मतलब एक ईंट कितने का है, लंबाई 28 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। भाग दे देना है 6 के 36, 6 तिरिक 18, 3 चौक 12, 4 सते 28, 7 तिरिक 21। ठीक है मेरे भाई, यहाँ कितना आ गया 3 के आगे 1 2 3 4, इतने ईंट आ गए।
30,000 ईंट। कैसे किए बेटा, एक बार फिर समझ लीजिए। अगर कभी भी प्रश्न पूछे कि ईंटों की संख्या बताएं तो आपको ध्यान रखना है, दीवार बनाना है तो आपको दीवार के आयतन में एक ईंट का आयतन भाग देना है, आपको एग्जैक्ट संख्या निकल के आएगी कितने ईंट लगेंगे। तो दीवार का आयतन लंबाई गुणित ऊंचाई गुणित मोटाई बटा एक ईंट का आयतन 28 गुणित 18 गुणित 6, काटा पीटा कर दिए, उत्तर कितना आ गया 30,000 ईंट मेरे भाई। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये हम लोग जो भी प्रश्न कर रहे हैं सब के सब एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्न हैं। और ये कोई एसएससी जीडी में नहीं, और जो आप एग्जाम देंगे आगे पुलिस देंगे, एसएससी देंगे, कोई भी एग्जाम हो, इस टाइप के प्रश्न बनते ही बनते हैं मेरे भाई। तो यहाँ देखिएगा, 8 सेमी भुजा वाले 4 घनों को एक साथ एक पंक्ति में अंत से अंत तक रखा गया है। इस प्रकार बने ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। देखिए बेटा, 8 सेमी भुजा का कोई घन है और कितने घन है, 4 घन हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 घनों को मिलाया गया है और 4 घनों को मिलाकर एक जो नई आकृति बनेगी उस आकृति का पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए बेटा आपको बताते हैं कि 4 घन को जोड़ते कैसे हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए पहला घन बना, अब इसको आगे बढ़ाइए, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको, ठीक है। इसको इससे मैच करिए, इसको इससे मैच करिए, इसको ऐसे मैच करिए, इसको इससे मैच करिए, 2 घन बने। इसको आगे ले जाइए मेरे भाई, इसको ले जाइए, इसको आगे ले जाइए, फिर इसको ले जाएंगे, इसको इससे मैच करिए और इसको इससे मैच कर दीजिए मेरे भाई। ये कितने बन गए, 1 घन 2 घन 3 घन। 1 घन और बनाना हमें, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, इसको मैच कर दीजिए, ये ऐसे, ये ऐसे, 1 2 3 4 घन बने। कह रहा है 8 सेमी भुजा वाले 4 घन, मतलब कि जो प्रत्येक घन की भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा, 8 सेंटीमीटर ऊंचा, 8 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा, 8 सेंटीमीटर ऊंचा। फिर इसके बाद 8 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा, 8 सेंटीमीटर ऊंचा, 8 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर ऊंचा। ये तो कह रहा है। अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे भाई घन की लंबाई बताएं, सभी घन की जो लंबाई है, तो आप कहेंगे सर लंबाई हो जाएगी 8 8 16 8 3 24 8 चौक 32, लंबाई 32 सेंटीमीटर। मैंने कहा बेटा चौड़ाई बताइए, कहेंगे सर चौड़ाई सबकी 8 ही तो है। जब कोई घन रहेगा, ध्यान समझिएगा, 1 घन 2 घन 3 घन 4 घन, 8 16 24 32, देखिए बेटा सबकी चौड़ाई तो 8 ही है, सबकी चौड़ाई 8 ही है और सबकी ऊंचाई भी कितनी है, 8 ही है। तो ये ध्यान दीजिएगा, लंबाई 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इस प्रकार से बने ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर आप बेटा टोटल इसको एक साथ देखेंगे तो ये घनाभ बन गया, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर मेरे भाई होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। यहाँ लिखें 2, L कितना है 32, B कितना है 8, B कितना है 8, H कितना है मेरे भाई देखिए 32, सॉरी H कितना है 8, L कितना है 32 और H कितना है 8। ब्रैकेट में 8 दूनी 16 के 6 हासिल लग गया, 1 8 24 और 1 का 25,
256 ये आ गया, 8 टाइम 64 बेटा, 32 गुणित 8 फिर करेंगे कितना आ जाएगा 256। ठीक है, 256 सबको जोड़ देते हैं, 256 64 256 को, तो 2 गुणित 6 4 10 से 16 की 6 हासिल लग गया 1, 5 और 1 हासिल 6 6 12 और 5 17 हासिल लग गया 1, 2 1 3 3 2 5, गुणा कर देते हैं, 6 दूनी 12 की 2 हासिल लग गया 1, 7 दूनी 14 15 की 5 हासिल लग गया 1, 2 पंजे 10 और 1 11। देखिए बेटा तो बजेगा फिर से, यहाँ देखिए जब ये 8 से भी भुजा वाले 4 घन, 1 घन 2 घन 3 घन 4 घन, सबकी भुजा कितनी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा, 8 सेंटीमीटर ऊंचा। ठीक है, तो अगर लंबाई की बात की जाए तो 8 8 16 8 24 8 32, लंबाई कितनी होगी 32 सेंटीमीटर हो गई। अब चौड़ाई कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। समझिएगा ध्यान से थोड़ा इधर, अगर हम ध्यान दें, अगर ये घन है तो 4 घन है ना, 8 सेंटीमीटर एक, दूसरा 8 सेंटीमीटर 16, तीसरा 8 सेंटीमीटर 24, चौथा 8 सेंटीमीटर 32, लंबाई टोटल कितनी हो गई 32। चौड़ाई एक घन है ना बेटा, चौड़ाई 1 घन 2 घन, चौड़ाई तो सबकी 8 ही 8 रहेगी, 1 2 3 4, चौड़ाई सबकी 8 ही 8, ऊंचाई सबकी 8 8 8 8, ऊंचाई सबकी 8 8 रहेगी, 8 8 तो रहेगी। लंबाई 32, 4 को जोड़ दिए, चौड़ाई 8 ऊंचाई 8। अब तो ये पूरा फिगर बनेगा तो ये क्या बन जाएगा घनाभ, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 L 20 BH है 2 L 32 B 8, B यहाँ पर 8, H यहाँ पर 8, L यहाँ पर 32 और H यहाँ पर 8। 32 गुणित 8 256, 8 गुणित 8 64, 32 गुणित 8 256, इनका योग कर दिए 576 में 2 से गुणा किए 1152। ये मेरे भाई 1152 आपको उत्तर हो जाएगा। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8, यदि 2a बराबर 3b बराबर 7b, तब a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक है, इसको आपको हल करने का तरीका क्या होना चाहिए, जो बेस्ट सबसे हो वो बता रहा है आपको। 2a बराबर 3b बराबर 7c, इसको हल करने का बेसिक तरीका होता है, इसके बराबर k मान लेता है और एक बोर्ड का चला जाता है। खैर उसको आपको नहीं करना है, एग्जाम में कैसे करना है ये समझिए। 2a बराबर 3b बराबर 7c, तो हमें ये ध्यान देना है कि 2 3 7 से कटने वाली संख्या लेनी है। 2 3 7 से कटने वाली संख्या मतलब ये हुआ कि 2 3 7 का हमें लेना है एलसीएम। तो 2 3 7 का एलसीएम लेने कितना आ जाएगा मेरे भाई 42। 2 3 7 का एलसीएम कितना आ गया 42। आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c। 2 से काटेंगे 42 को कितना आ जाएगा 21। 3 से काटेंगे 42 को कितना आ जाएगा मेरे भाई 14। 7 से काटेंगे 42 कितना आ जाएगा 6। 21 अनुपात 14 अनुपात 6। देखिए बेटा कभी भी अगर ऐसा सवाल आएगा, और ये जीडी पूछा हुआ है, जो भी ये मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सबके सब जीडी में आए हुए हैं। 2a बराबर 3b बराबर 7c, 2 3 7 का एलसीएम 42। 2 से काटेंगे 21 बार में कट जाएगा, 14 3 42 हो जाएगा और 7 संग 24 हो जाएगा। 21 अनुपात 14 अनुपात 6। प्रश्न ये रिपीट हो सकता है मेरे में, ध्यान रखिएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9, x अनुपात y बराबर 7 अनुपात 5, y अनुपात z बराबर 7 अनुपात 11। इस टाइप के प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। हमें निकालना कितना है x अनुपात y अनुपात z। कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो ध्यान रखिएगा कि एक सीरीज बनती है, x का तो y है तो y यहाँ लिखा रह जाएगा, तभी आप हल कर पाएंगे।
तो अगर y यहाँ नहीं है तो आपको y लाना पड़ेगा। अगर यहाँ जेड वाई होता तो उसको करेक्ट लिखते हैं आप y जेड। तो यहाँ y y की एक सीरीज बननी चाहिए। हल करने का तरीका क्या होगा, देखिए 2 लाइन का मतलब होता है 2 अंक, 2 लाइन का मतलब होता है 2 अंक। आपको हमेशा 2 अंक लेना है। 1 2 7 7 49, ऊपर से बंद करिए। आपको 2 अंक लेना है, 1 2 7 पूरे 35, ऊपर से बंद करिए। फिर आपको 2 अंक लेने हैं, 1 2 1 2 11 पूरे 55। कैसे किए मेरे भाई, बात समझ लीजिए। 2 लाइन का मतलब होता है 2 अंक, आपको हमेशा 2 अंक लेने हैं। 1 2 7 7 49, ऊपर से बंद करिए। 1 2 7 पूरे 35, ऊपर से बंद करिए 11 पूरे 55। यक्स अनुपात वाई अनुपात जेड 49 35 55, 49 35 55। सर अब आप बताइए कोई और भी तरीका हो सकता है इसको हल करने का? मेरे भाई इसको हल करने का बेस्ट तरीका बता रहे हैं, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, उत्तर आ जाएगा। कैसे सर, देखिए आपको ढूंढना है कि x अनुपात y 7 5 कहाँ मिल रहा है। x अनुपात y 7 5 कहाँ मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर 7 5 तो यहाँ मिल जाएगा। 7 7 49, 7 पूरे 35 मिला, 7 5 यहाँ मिला। यहाँ आपको 7 5 नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? 5 6 30, 5 7 35, 5 6 30, 5 7 35, यहाँ 6 7 मिल रहा है गलत, 7 5 यहाँ मिला सही। और यहाँ देखेंगे 7 7 49, और यहाँ तो 7 5 तो मिल ही नहीं रहा, ये गलत। मतलब ये 2 ऑप्शन में से जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए वाई जेड कितना है, 7 अनुपात 11। वाई जेड कितना है, 7 अनुपात 11। 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 से काटेंगे 11। तो पहले 7 5 एक्स वाई 7 5 एक्स वाई 7 5, वाई जेड कितना है 7 11, वाई जेड 7 11। इसमें आपको टच भी नहीं करना पड़ेगा पेन। सर ये क्यों नहीं जाएगा मेरे भाई, ये इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि एक्स वाई कितना है 7 5, एक्स वाई तो 7 5 है। वाई जेड कितना है 7 11, यहाँ 7 11 होना चाहिए ना, यहाँ तो 5 11 है, इसलिए ये सही है। मेरे भाई आज का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है। वह 84 किलोमीटर की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगी? देखिए बेटा आपको चाल दिया हुआ है। कार की चाल पहले कितनी थी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी, बाद में कितनी हो गई? 84 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर इसको काटेंगे 12 चौक 48, 12 सते 84, चाल कितना आ गया? 4 अनुपात 7। और एक बात आप सभी को पता है कि मेरे भाई चाल को उल्टा क्या होता है? समय। ये 4 अनुपात 7 तो ये हो जाएगा 7 अनुपात 4। क्यों हुआ सर? समझिए क्यों हुआ। चाल का उल्टा समय होता है। देखिए बेटा अगर आपकी चाल बढ़ेगी, अगर आपकी चाल अधिक होगी तो कहीं भी पहुंचने में समय कम लगेगा। चाल अधिक तो पहुंचने में समय कम, चाल कम तो पहुंचने में समय अधिक। जैसे ये देखिए बेटा, यहाँ चाल कम है, पहुंचने में समय अधिक लग रहा है। यहाँ चाल अधिक, पहुंचने में समय कम, चाल अधिक, पहुंचने में समय कम, चाल कम, पहुंचने में समय अधिक। तो उल्टा ही तो हो रहा है, इसलिए चाल का उल्टा क्या होता है? समय। अब यहाँ देखिए, जब इसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो इसको समय कितना लगता था? 14 घंटा। और यहाँ समय कितना लग रहा है? 7 घंटा। तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 14 घंटा। कितना गुना बना मेरे भाई? 2 गुना। जब स्पीड 84 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा तो समय पूछ रहा है, तो 7 का 2 गुना 14, तो 4 का 2 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा? 8 घंटा। तो बेटा ऐसे प्रश्न आपको पेपर में ओरल करने होते हैं। स्पीड 48 से 84 हो गई, चाल 4 7 था तो समय 7 4 हो गया, 7 की वैल्यू 14, 2 गुना तो 4 का 2 गुना 8। मेरे भाई आज का ये अंतिम सवाल था। ठीक है मेरे भाई, अब बेटा आप लोग बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक वीडियो प्रतिदिन मिल जाए, लेकिन किसी कारणवश जानते हैं कि कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं तो वीडियो नहीं मिल पाती हैं बेटा, तो इसके लिए आप लोग घबराया न किया करिए। लेकिन ज़रूरी तो है ही, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि डेली आपको एक वीडियो मिल जाए।
ठीक है। और मेरे भाई देखिए आपका SSC GD का एग्ज़ाम आ गया है, ठीक है। इसके लिए आप लोग मेहनत करते रहिए, और जो हम आपको जो सीरीज चलाए हुए हैं 10 क्वेश्चन की, और सब के सब पेपर में आए हुए हैं। अगर आप पुराना पेपर उठा कर देखेंगे तो उसमें रिपीटेड क्वेश्चन आपको सेम टू सेम ऑप्शन के साथ मिलेंगे, एक भी शब्द बदला हुआ नहीं रहेगा, ठीक है मेरे भाई। एग्ज़ाम आ गया है, और एक बात ये भी समझिए, एग्ज़ाम आने का मतलब ये होता है कि कुछ बच्चों को प्रेशराइज हो जाते हैं कि एग्ज़ाम 4 दिन है, 5 दिन हम कैसे पढ़ेंगे। गलत बात। एग्ज़ाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको अंतिम क्षण तक लड़ना पड़ेगा मेरे भाई, समझ रहे हैं ना। एग्ज़ाम निकालना कोई बच्चों का खेल थोड़ी नहीं होता है कि एग्ज़ाम में परीक्षा देने का एग्ज़ाम निकलेगा, नहीं मेरे भाई। एग्ज़ाम देने का मतलब ये होता है कि आपको एड़ी से लेकर चोटी तक का जोड़ लगाना पड़ेगा, तब जाकर एग्ज़ाम निकलेगा। घबराइएगा नहीं, बस इतना ध्यान रखिए कि जितना पढ़े हुए उतना रिवाइज करते रहिएगा, और अंतिम क्षण तक रिवाइज करके जाइएगा। और अंतिम क्षण में रिवाइज किया हुआ चीज़ ने मेरे भाई कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में 100% सपोर्ट करेगा, ठीक है मेरे भाई। तो घबराइएगा नहीं, हम तो आपके साथ है ही। वीडियो आपको अब प्रतिदिन मिलेगी, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी ये, ठीक है बेटा। तो आप लोग थोड़ा इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, और जल्दी जल्दी कोशिश करिए कि कम से कम पहला पड़ाव हम लोग 1000 के सब्सक्राइबर वाला पार कर जाएं, ठीक है बेटा। आप सभी को धन्यवाद।